हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी क्लास में हम करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। और ये एक हमारी जो यूनिट है उसका जो सिलेबस है यूनिट 1 का, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स का। और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा इवैल्यूएशन टॉपिक बचता है। तो हमारी जल्दी ही फिर ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है यूनिट 1 की। फिर हम यूनिट 2 यूनिट 3 इस तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, टीचिंग और लर्निंग फैक्टर्स क्यों हमें चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी टीचिंग बहुत अच्छी हो। टीचर ये सोचेगा कि टीचिंग अच्छी हो। और लर्निंग फैक्टर्स क्यों चाहिए होते हैं, कौन से होते हैं लर्निंग फैक्टर्स, जो लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं, जो टीचिंग पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स को टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स कहते हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग देखिए किस तरीके से होती है। ये सब टीचिंग फैक्टर हैं। इफेक्टिव टीचिंग हो गया। तो इफेक्टिव टीचिंग होती है जब यहाँ पे टीचिंग हो रही होती है। टीचिंग क्या एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के थ्रू एक टीचिंग होती है। ठीक है, कोई भी टीचर एक क्लास में जा रहा है, सब कुछ अरेंज कर रहा है। फिर लर्निंग होती है किसको, लर्नर्स को। लेकिन जब लर्नर्स को लर्निंग हो रही होती है ना, वहाँ पे ये भी एक प्रोसेस है जहाँ से टीचर भी कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो टीचिंग क्या होती है, रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको रियलाइज कराना, उसको पूरा कराना, ये टीचिंग में होता है। प्रोसेस क्या होती है, स्पिरिट ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है वो लर्निंग की ऐसी होनी चाहिए, टीचिंग की ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जॉय हो, उल्लास हो, क्रिएटिविटी हो, कुछ नई चीज़ की सोच हो। ठीक है, नई रचना हो कोई। और लर्निंग जो होती है वो होता है न्यू एक्सपीरियंस। तो ये इफेक्टिव टीचिंग का आपका एक पूरा यहाँ पे डायग्राम है। इसके बाद बात करेंगे टीचिंग फैक्टर्स की। तो देखिए, जो टीचिंग फैक्टर्स होते हैं वो दो हैं यहाँ पे। पर्सनल क्वालिटीज़ होती है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं। ये जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती है ये टीचर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे वार्मथ, अफेक्शन, सिंपैथी, डेमोक्रेसी, ऑप्टिमिज्म और डायनामिज्म। वार्मथ मतलब एक गर्माहट, कैसी, बच्चे को समझने की। ठीक है, बच्चे को प्यार जताने की, बच्चे के प्रति अफेक्शन जो लर्नर्स होते हैं। सिंपैथी, डेमोक्रेसी मतलब टीचर सिर्फ अपनी अपनी ना कहे, बच्चे की भी सुने। ऑप्टिमिज्म मतलब टीचर हो आशावादी, वो बच्चे के हर बात का जवाब बहुत ही आशावाद और उनको हमेशा एक पथ रास्ता दिखाकर चले। डायनेमिज्म मतलब समय के अनुसार जो टीचर है वो थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए। तो ये पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं एक टीचर में। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज की बात करूँ तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होना, नॉलेज होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना, अपने लर्नर्स के साथ में बातचीत करने में, उसकी बात समझने में, अपनी बात उस तक पहुंचाने में। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। प्रॉपर यूज़ ऑफ यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जो एक प्रोफेशनल कम्पिटेंसी होती है वो होती है कि टीचर जो भी बच्चों को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो जितने भी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपके चार्ट हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गए, या फिर आपका कोई प्रोजेक्टर हो गया, उनका प्रॉपर यूज़ करें ताकि बच्चे के समझ में आए अच्छे से। क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से करे, वो सारे बच्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चले अपनी क्लासरूम को। और इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, जब भी वो पढ़ा रहा है बच्चों को तो लर्निंग का इवैल्यूएशन भी करेगी, किस बच्चे ने कितना सीखा है, अगर नहीं सीख पाया तो उसे क्या कोशिश करनी है। अब बात करेंगे टीचिंग स्किल्स की। तो देखिए, टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं। ये होती हैं 3 टाइप की, कोर, स्पेसिफिक और टारगेट ग्रुप। ये सब टीचिंग और लर्निंग फैक्टर्स ही हैं जो मैं ये ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग फैक्टर्स और टीचिंग स्किल्स। तो ये सभी टीचिंग को और लर्निंग को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। तो एक कोर टीचिंग स्किल्स क्या होती है, जो सभी टीचर्स में होती है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट। ठीक है, ये कॉमन होती है सभी सब्जेक्ट के लिए। कोई भी सब्जेक्ट टीचर है, एक कोर उसमें स्किल होगी, एक नॉर्मल नॉलेज उसको होगी कि इंट्रोड्यूस करना है, अच्छा कुछ पीडीएफ बनानी है, प्रोजेक्टर का यूज़ करना है। तो ये कोर स्किल्स होती हैं जो जिससे लगता है कि हाँ वो एक इंसान टीचर है। इसके बाद स्पेसिफिक स्किल्स क्या होती हैं, जो भाषा होती है टीचर की पढ़ाने की, और जो उसका अपना पर्सनल सब्जेक्ट में जो मास्टरी होती है वो होती है स्पेसिफिक स्किल्स। टारगेट ग्रुप स्किल्स क्या होती हैं, टारगेट ग्रुप स्किल्स होती हैं जैसे जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो किसी टारगेट ग्रुप को, टारगेट लर्नर्स को पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये टारगेट ग्रुप टीचिंग स्किल्स होती है। अब एनसीईआरटी ने क्या बताया है, एनसीईआरटी ने ना कुछ टीचिंग स्किल्स बताई हैं और कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी ने टीचिंग स्किल्स के बारे में जानकारी दी है कि ये कोर टीचिंग स्किल्स हैं और ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप में ये हैं तभी आप एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को, तभी आप लर्निंग करा सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं हम उन सभी टीचिंग स्किल्स को। तो सबसे पहले एनसीईआरटी 1982 के थ्रू, ये एक फ्रेमवर्क है 1982 एनसीईआरटी का,
कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आपका पढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या करना है। बच्चे की मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होना चाहिए, बच्चे को सारी सब्जेक्ट नॉलेज हो जानी चाहिए, ये लिखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। फिर ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जो भी आप कंटेंट पढ़ाने वाले हो बच्चे को उसको ऑर्गेनाइज करो, चाहे आप उसकी PDF बनाओ, चाहे PPT बनाओ, क्लास में जाने के बाद चाहे आप नोट्स के थ्रू पढ़ाओ, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाओ, तो आपको कंटेंट कैसे पढ़ाना है, बच्चों तक पहुंचाना है, वो देखना होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, आप क्लास में एंटर करेंगे, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आज के कंटेंट को, किस तरीके से आप उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया अपने कंटेंट का, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना। ये होने के बाद फिर ये होगा, ये होने के बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर स्ट्रक्चर बताएंगे, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मतलब जब आपने कंटेंट पढ़ा दिया तो आप क्वेश्चन पूछो, एक तरीके से इवैल्यूएशन होती है। एक क्वेश्चन पूछो जो बच्चे के माइंड में उसको पढ़ने के लिए लालसा आए, ठीक है। जैसे पूछो ये जो रेल है, जो ट्रेन होती है, ये अलग अलग पटरियों पे चलती है, इस पे, ठीक है, इस पे तो ये इतनी दूर क्यों है, ये थोड़ी इतनी पास भी तो हो सकती थी, इतनी क्यों होती है। तो बच्चे के मन में अब एक वो लालसा है कि अच्छा ये कैसे होती है। अब वो कंटेंट के प्रति सचेत हो जाएगा एक स्टूडेंट है। तो फिर उसको एक्सप्लेन करो जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर उदाहरण दो, उदाहरण के साथ समझाओ, और फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का यूज़ करो। यानी कि जो आपके पास जो बोर्ड दे रखा है, जो चौक दे रखा है, ठीक है, जो मार्कर दे रखा है, जो आपके चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, जो डायग्राम है, जो प्रोजेक्टर है, उनका यूज़ करो, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करो। फिर लेसन को आप क्लोज कर दो जो आप पढ़ाने वाले हो। क्लोज को जब आप लेसन को क्लोज करते हो तो ये तो नहीं है कि सीधे टीचर क्लास में से निकल जाएगा, वो कुछ असाइनमेंट देता है बच्चे को जो उसने पढ़ाया है उसकी रिवीजन के लिए कि घर से ये करके लाओ, ठीक है। इसके बाद जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट, किसी से ओरल क्वेश्चन पूछता है, किसी से कुछ लिखवा के, किसी को बोर्ड पे बुला के। इसके बाद जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनको डायग्नोज करता है, उनको रिमेडियल मेजर्स देता है कि अच्छा इस तरीके से पढ़ो तो समझ में आएगा। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ क्लास का मैनेजमेंट करता है। तो ये होती हैं कोर टीचिंग स्किल्स जो कि NCERT के द्वारा दी गई हैं, और कभी कभी एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं कि जो टीचिंग स्किल्स हैं इनमें से क्या नहीं है या क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लर्निंग फैक्टर्स की। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स ही हैं, टीचिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। और ये अब लर्निंग फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, इफेक्टिव लर्निंग के लिए हम इन्हें पढ़ेंगे। देखिए, मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग में बहुत सारी इंटेंसिटी होनी चाहिए, यानी कि आंतरिक रूप से जो लर्निंग है वो आपकी अच्छे तरीके से आपका रिटेंशन हो, आपने जो भी आप सीख रहे हो वो बहुत ही डीप में सीखो, उसको रिटेंशन यानी कि धारण करो, जो आपको आ गया ऐसे समझ लो कि उसे आप आगे बता सको, ठीक है। जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। मोर स्पेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो आपका दिमाग का विकास है उसमें ज़्यादा स्पेस आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रेशर दिया जाए पढ़ाई के लिए ज़्यादा, आपको खुद भी कुछ करने के लिए एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसे यूज़ करते हैं ना, तो वो लर्निंग जैसे लर्निंग बाई डूइंग, तो इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए लर्निंग बाई डूइंग का, ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुला रहे। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि खुद से निर्देशित लर्निंग, जब कुछ सीख लिया है उसका यूज़ करके आगे की चीज़ों को सीखना। सेल्फ मोटिवेशन फॉर फर्दर लर्निंग, आगे की लर्निंग के लिए खुद से ही मोटिवेशन आए कि चलो मुझे आगे और जानना है। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, किसी ने डिमांड पढ़ लिया, ठीक है, अब वो जाने की अच्छा सप्लाई क्या होती है, फिर महंगाई क्या होती है, फिर वो खुद से ही सेल्फ मोटिवेट हो रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पिछली। अब बात करेंगे ऑटोमेटिकली फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। देखिए, ये फैक्टर्स ऑफ लर्निंग किसी के द्वारा बताए बनाए नहीं जाते, ये ऑटोमेटिकली लर्निंग को प्रभाव करते हैं। इस जैसे बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, जो भी लर्नर है उसका जो बैकग्राउंड है, जिस भी वो श्रेणी से आता है पीछे, जैसा भी वो जीवन जीते हुए आ रहा है, तो उसका प्रभाव लर्निंग पे पड़ता है, ठीक है। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, जितने भी लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका नेचर क्या है। जैसे स्कूल में मान लो बोर्ड यूज़ हो रहा है, अब बोर्ड पे विजुअल लोगों ने तो देख लिया, लेकिन जो हियर इम्पेयर्ड है उन्होंने नहीं देख पाए, तो कैसा हो रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसा है, यानी कि स्पेस कैसा है, क्लास में हो गया, घर पे हो गया, फिजिकल कंडीशन कैसे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, मोटिवेशन कितना मिल रहा है बच्चे को, ये सब ऑटोमेटिकली आते हैं। लर्निंग सपोर्ट ह्यूमन या ऑडियो विजुअल, लर्निंग सपोर्ट मतलब जैसे एक टीचर है, ह्यूमन के रूप में टीचर कितना सपोर्ट कर रहा है, या कोई ऑडियो विजुअल मेथड्स है वो कितना सपोर्ट कर रहा है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाते हैं लर्निंग में।
अब बात करेंगे टीचर सपोर्ट मटेरियल की। तो देखिए जो टीचर सपोर्ट मटेरियल है वो यहाँ 3 टाइप में डिस्क्राइब किए गए हैं। एक होता है टीचर सॉल्यूशन मैनुअल, एक है टीचर सॉल्यूशन मैनुअल, एक होता है लेक्चर स्लाइड्स, एक होता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये टीचर को सपोर्ट करते हैं। कोई भी टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है, अब ऐसा तो नहीं है ना उसको सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, बेशक मास्टरी है, पर उसको एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए पढ़ाने के लिए कि वो कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। तो यहाँ पे एक टीचर सॉल्यूशन मैनुअल क्या होता है, सजेशंस होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की ना बुक्स होती हैं या कोई ऐप हो गया जिसमें बच्चे को एनसीईआरटी, जिसमें टीचर को एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन लिखे होते हैं, कुछ तरीके लिखे होते हैं कि पढ़ाओ, क्वेश्चन किस टाइप के पूछो, तो सॉल्यूशन मैनुअल होते हैं। इसके बाद बात करेंगे लेक्चर स्लाइड्स की। तो ये पीपीटी प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये एक बोर्ड होता है, स्लाइड्स कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, जो आपके स्मार्ट बोर्ड आते हैं वो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कि जैसे केस स्टडी दे दी जाती है टीचर के द्वारा, क्विज़ेस होते हैं, पजल्स होते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं। तो ये सब टीचर सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। अभी के लिए इतना ही। आगे मैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की एक और क्लास लेकर आऊँगी आपके लिए, वो थोड़ी और तैयार हो रही है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप अच्छे से तैयारी करें। एंड यूजीसी नेट ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा, फॉर्म निकले और आपने तैयारी की और आपका क्लियर हो गया। बहुत एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, सबका नहीं होता। आप एक प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। बहुत सारी क्लास वीडियो अवेलेबल है मेरी इसमें चैनल पे, जहाँ पे मैंने आपको कैसे यूजीसी नेट की तैयारी करें, स्ट्रेटेजी वगैरह सब बता रखी हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।